तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज लास्ट लेक्चर करते हैं पॉलिटिकल साइंस का। इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो ईडी के बारे में देखा था, सीबीआई के बारे में देखा था, एनआईए के बारे में देखा था, आरएडब्ल्यू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में देखा था, ठीक है। उसके बाद में एनसीबी के बारे में देखा था, फिर उसके बाद में सिविल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में देखा था। तो यह सबको हमने इन डिटेल बताया था। आज मिसलेनियस में क्या करेंगे, नेक्स्ट बात को बताएंगे। और आज आपका क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस का लास्ट लेक्चर होगा। कल जो है एक नई आपका सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स सोच रहे हैं कि पढ़ा देते हैं, तो कल की क्लास में इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है, ठीक है। तो अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। एक ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। तो मिसलेनियस जानकारी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मिसलेनियस तो हेडिंग लगाए ही होंगे, उसके बाद लिखिएगा कल वाला क्लास के जो बाद बच गया है ना, उसके बाद यह लिखिएगा मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में सबसे पहला अब बात आता है, कल तो कराए थे कुछ मिसलेनियस का, आज हेडिंग लगाइए आप क्या, राष्ट्रीय झंडा, ठीक है। राष्ट्रीय झंडा की बात आती है, ठीक है। यहां से एक आध सवाल जो है पूछ देता है। तो राष्ट्रीय झंडा, हमारा राष्ट्रीय झंडा क्या है जी, तो हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है ना वह तिरंगा है, ठीक है। तिरंगा है। अब ध्यान से समझिएगा, हम थोड़ा सा झंडा बनाने का प्रयास करता हूं। ऐसे तो चित्र हमें बनाने नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि बना ही दूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर झंडा आप बना लीजिएगा थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में यहां पर यह हो गया क्या, आपका झंडा हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या होगा, अशोक चक्र होगा। अशोक चक्र बोल रहे 24 तिल्ली होगा इसमें जी, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा, इसमें कितने तिल्ली होते हैं, इसमें जो है ना 24 तिल्ली होते हैं। समझ में आ रही है बात, बोलो। इसमें 24 तिल्ली गिन करके कर लीजिएगा। ऊपर जो है कौन सा रंग होगा, तो ऊपर जो है केसरिया होगा, केसरिया, ठीक है। नीचे क्या होगा, आपका हरा होगा, और यह जो है आपका सफेद होगा। समझ में आ रही है बात, ऊपर केसरिया, नीचे हरा और सफेद, ठीक है। इसमें बच्चा कंफ्यूजन करता है कि ऊपर हरा रहेगा कि नीचे हरा रहेगा। तो हरियाली हमारे नीचे ना होती है, ये जमीन पे होती है, इसीलिए हरा नीचे होगा। और केसरिया, आसमान कैसा रंग है, केसरिया नारंगी रंग, ठीक है। तो यह जो है आपका केसरिया रंग और यह सफेद रंग। तो केसरिया ऊपर और हरा जो है ना वह नीचे रहेगा। चलो इसमें ऐसे फहरा देता हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। तो केसरिया जो है ना यह किसका प्रतीक होता है, तो प्रतीक लिख लीजिएगा बलिदान का। यह बलिदान का प्रतीक होता है जी, ध्यान से समझते चलिएगा। सफेद जो है ना यह शांति का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक। और हरा जो है ना हरियाली का प्रतीक, हरियाली का प्रतीक होता है, ठीक है। हरा जो है ना हरियाली का प्रतीक होता है। अब ध्यान से समझिए कि झंडा की जो लंबाई चौड़ाई होती है उसका अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। और राष्ट्रीय झंडा को किसने बनाया था, तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। यह सवाल पूछा हुआ है। तो राष्ट्रीय झंडा को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो पिंगली वेंकैया, ठीक है। राष्ट्रीय झंडा को किसने बनाया, तो राष्ट्रीय झंडा को लिखते चलो, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय झंडा को पिंगली वेंकैया, ठीक है, वेंकैया ने बनाया, ठीक है। पिंगली वेंकैया ने बनाया। इसके अनुपात लिख लीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। खूब पूछता है जी, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। ध्यान से समझते चलिए, इसके अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, यह भी सवाल लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है अपना अपनाया गया था, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां से सवाल जो है ना पूछ देता है। समझ में आ रही है बात। तो राष्ट्रीय ध्वज अपना अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद में कुछ नोट में बात डाल करके लिख लीजिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज जब लेकर के कोई चलता है ना सभा में, ठीक है, तो वह सबसे आगे होता है। और दाहिना हाथ में राष्ट्रीय ध्वज को है लेकर के इस दाहिना कंधे पर जो है इस तरह से चलना होता है, ऐसे रख करके। बाकी सब झंडा से वह जो है ना झंडा ऊपर होती है। समझ में आ रही है बात। जो व्यक्ति आंदोलन में हो जाए या किसी सभा में चलता है, ठीक है, तो जो व्यक्ति झंडा लेकर के चलता है वह सभा में सबसे आगे होता है। दाहिना तरफ यह कंधा पर झंडा लेकर के चलता है, इस तरह से झंडा जो है ना रखना होता है। ध्यान से समझिएगा बात को। ऐसा ही नहीं कि कैसे भी झंडा इधर और इधर लेकर के चल दिया, हमेशा दाहिना तरफ लेकर के स्ट्रेट ऐसे रखना पड़ता है। समझ में आ रही है बात। और शोक के समय झंडा जो है ना झुका दिया जाता है। देश पर संकट आती है तो झंडा को सीधा उलट दिया जाता है। यह बात को ध्यान रखिएगा। तो लिख लो थोड़ा सा, शोक के समय, शोक के समय, ठीक है,
शोक के समय जैसे कि मान के चलिए कि कोई नेता मर गए, ठीक है, तो नेता मर जाएगा तो राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया जाएगा, नीचा कर दिया जाएगा, झुका दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। जबकि देश पे संकट रहेगी, संकट आ जाएगी तो राष्ट्रीय ध्वज को पलट दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है, झुका दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिएगा, देश पर संकट आने पर क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज को पलट दिया जाता है, ठीक है। देश पर संकट आने पर राष्ट्रीय ध्वज को पलट दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को क्या कर दिया जाता है, तो पलट दिया जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि इस तरह से झंडा जो है ना भारत का नहीं बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर झंडा जो है इस तरह से ऐसे कर दिए, कैसे बनाए, सुनो, एक तरह ऐसे लिखो ना, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग, लिख देता हूं, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग पताका के रूप में नहीं करते हैं जी, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग पताका के रूप में नहीं करते हैं, ठीक है, रूप में नहीं करते हैं। सर जी हिंदी में पढ़ाई हो गया ना कि मैं, नहीं और क्योंकि पर हमेशा शून्य होता है, तो यहाँ शून्य लिख दो, हिंदी की शुद्धता, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग पताका के रूप में नहीं करते। पताका कैसे बनाया जाता है, इस तरह से जो है ना, अब ऐसा नहीं कि ऐसे बना करके पताका और राष्ट्रीय ध्वज आप तिरंगा यहाँ पर ऐसे लगा दीजिएगा 24 तिल अशोक चक्र का, ठीक है, तो यह आप नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो ऐसा नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ यदि करते हैं तो आप दंड के भागी हैं, ठीक है। उसके बाद में और नोट में यहाँ पर बात लिख लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज जो है ना हमेशा सूर्योदय के बाद फहराया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि रात में भी फहरा दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है वह सूर्योदय के बाद फहराया जाता है। लिख लो, राष्ट्रीय ध्वज हमेशा सूर्योदय के बाद फहराया जाता है, ठीक है, फहराया जाता है। समझ में आई बात। तो राष्ट्रीय ध्वज हमेशा सूर्योदय के बाद फहराया जाता है, इसको मिटा दे। अब राष्ट्रीय झंडा की बात हो गई, ठीक है, राष्ट्रीय झंडा लिखो, ध्वज लिखो, जो लिखना है लिखिए। एक बात याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने इसको तैयार किया था, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। शोक के समय राष्ट्रीय झंडा जो है एक्चुअल पोजीशन से झुका दिए जाते हैं और संकट के समय जो है राष्ट्रीय झंडा को पलट दिया जाता है, ठीक है। पलटने का मतलब है ना कि हरा ऊपर हो जाएगा, केसरिया नीचा हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग पताका के रूप में कभी नहीं करते, यदि ऐसा कोई करता है तो वह दंड का भागी बनेगा, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए आप, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय पंचांग आ जाएगा, राष्ट्रीय कैलेंडर आ जाएगी, फिर उसके बाद में शासन के अंग वगैरह हो जाएंगे, शासन पहले ना, शासन आ जाएंगे, शासन के प्रकार आ जाएंगे, शासन के अंग आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बता करके और समाप्ति हो जाएगी पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हम बता रहे हैं जल्दी जल्दी इसलिए कि बताना हमको बहुत है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए, राष्ट्रीय गान, ठीक है। राष्ट्रीय गान तो सवाल कई बार पूछा हुआ है ना जी कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एक बार बात बताएं, हम सब की बायोलॉजी की टीचर जो थी ना, वही ड्राइंग के भी टीचर थी, और जानते हो क्या दिया गया ड्राइंग में बनाने के लिए, 3 चित्र में से 2 को कंपलसरी बनाना था, और लिख दिया ना कि चरखा चल रहे थी, चरखा बोल रहे हैं, जो कुम्हार का चक्र होता है ना, तो चक्र चलाते हुए कुम्हार का चित्र बनाए, ठीक है। उसके बाद में दे दिया था ना कि घड़ा लेकर के लड़की को पानी भरते हुए चित्र बनाए, ठीक है। और उसके बाद में बैगन का चित्र बनाए थे, वो बैगन बनाए, दूसरा का 2 में से कोई बनवे नहीं किया, ठीक है। वह बायोलॉजी के मैडम थी, वही हमारी ड्राइंग की भी थी। समझ में आ रही है बात, बोलो। तो ड्राइंग एक अलग कला होती है, इसीलिए हम ऐसा झंडा बनाए। तो मेरे भाई दोस्त इस पर कमेंट मत करिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप, राष्ट्रीय गान, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन अधिनायक की जाया है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उछल जलधि तरंगा, तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दाय की जया है, जया है जया है जया है। ठीक है, 3 बार जया 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 है, 4 बार जया जया। समझ में आई बात? तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यह कितना देरी में गाया जाता है जी? 52 सेकंड में गाया जाता है मेरे भाई मेरे दोस्त, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, एक विधायक जी से पूछा गया ना जी, नाम नहीं लेंगे, क्यों लेंगे हम नाम किसी का? विधायक जी हम ही को उठवा लेंगे अगला दिन। समझ में आ रही है बात? बोलो ये सब पावरफुल होता है नेता, बात की बात है। तो पूछा गया ना कि विधायक जी जो आप बताइए कितना देरी में राष्ट्रीय गीत जो है राष्ट्रीय गान जो है गा दिए। ठीक है, तो कह रहा है कि हम टाइम देख करके थोड़ी गा रहे थे। अब बताइए जी, कम 52 सेकंड में यह गान दिया जाता है। ठीक है, 52 सेकंड से कम में नहीं गा सकते, हाँ ऊपर कर दीजिए। ठीक है, पूछा मीडिया वाला कि कम से कम कितना देरी में गाइएगा, तो टाइम देख करके हम थोड़ी गा रहे हैं। यह विधायक जी का स्टेटमेंट था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। तो दूसरा लिख लीजिए, राष्ट्रीय गान। ठीक है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान क्या है? तो राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन अधिनायक की जया है। ठीक है, जन गण मन केवल लिखो ना, राष्ट्रीय गान जन गण ऐसे होता है, जन गण मन। ठीक है, जन गण मन अधिनायक की जया है। इसका लेखक जो है ना कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। लेखिका लिखा गया जी, लेखक राइटर जो है ना, वह राइटर कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? तो लेखक जो है ना वह रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, उसके बाद में यह जनगण मन कहां से लिया गया है जी? तो जनगण मन जो है ना तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है, 13वां पंक्ति से लिखा है। ठीक है, लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? तो यह तत्वबोधिनी पत्रिका के 13वां लाइन से लिया गया है, समझ में आई बात? तो राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन कहां से लिया गया है? तो तत्वबोधिनी पत्रिका के 13वां लाइन से लिया गया है, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में जो है यह कब जो है राष्ट्रीय गान अपनाया गया? यह भी सवाल पूछ लीजिएगा जी, पूछ लीजिएगा, बोल रहे हैं कई बार आया हुआ है। अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब संविधान सभा की क्या होती है? लास्ट बैठक होती है। ठीक है, लास्ट बैठक होती है, तो इसी बीच क्या हो जाता है? तो इसी बीच जो है ध्यान से समझिएगा, यह जो है ना अपना लिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गान और उसके बाद में राष्ट्रीय गीत। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किए, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद किए कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, यह भी बात को जो है लिख लीजिए। ठीक है, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, यह क्या है? अनुवाद है जी, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद किया गया है, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कब किया गया? तो बगल में लिख लीजिए 1921 में। पहला बार राष्ट्रीय गान जो है ना कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में यह गाना जो है गाया गया था। 1896 में तो कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाई गई थी वंदे मातरम। ठीक है, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसके लेखक अभी बता रहे हैं वही है। ठीक है, तो अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 1921 में अनुवाद किया गया। और उसके बाद में अगला क्या लिखिए गया? तो पहला बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, लिख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। उस समय लॉर्ड हार्डिंग का समय था ना जी, ध्यान से समझिएगा जी, लॉर्ड हार्डिंग का समय था और दिल्ली दरबार लगती है। और यहीं पर क्या हो जाता है ना, भारत की राजधानी दिल्ली से स्थानांतरण है, भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरण होकर के दिल्ली में हो जाती है। ध्यान से समझिएगा बात को। तो यह हम बताएंगे कहाँ पे? हिस्ट्री में बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 1921। उसके बाद में पहली बार गाया गया। ठीक है, पहली बार गाया गया कब? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में यह जो है ना गीत गाई गई थी। उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत जो है ना वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम जय शीतल, वंदे मातरम शुभलाम शीतलम जय शीतलम, इस तरह से है ना जी। यह आपका क्या है? तो यह आपका राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। हम गीत थोड़ी याद करके बैठे हैं, केवल इतना ही लिखा किताब में, तो ऐसे देखिएगा तो पूरा लिखा होता है।
वंदे मातरम, श्रीराम शिफलम, जय सीताराम, इस तरह से है ना जी। तो वंदे मातरम, तो वंदे मातरम क्या है आपका राष्ट्रीय गीत है। इसका लेखक जो है ना वह कौन है, तो लेखक जो है ना आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चट्टोपाध्याय भी लिखता है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। यह अपनाया गया कब, अपनाया गया, अपनाया गया यह कब, तो यह भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, यह अपनाया गया, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो और लिख लीजिए इसका एक लाइन में अनुवाद होता है। अच्छा, यह कितने देरी में गाया जाता है जी राष्ट्रीय गान, यह लिखे नहीं, यह 52 सेकंड में गाया जाता है, लिख लो। यह है 52, अचानक याद आ गई, यह 52 सेकंड में गाई जाती है, ठीक है, गाई जाती है। और मौसम खराब होने पर या संकट के समय, मौसम खराबी या संकट के समय 20 सेकंड तक गा ली जाती है, ठीक है। 2 लाइन गा करके हटा दिया जाता है, ठीक है। संकट के समय ऐसा स्थिति है जी, ठीक है। संकट के समय 20 सेकंड में गाकर समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, समाप्त कर दिया जाता है। बात समझ में आई। तो राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में गाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड में गाई जाती है, ठीक है। अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और उसके बाद में क्या लिखिएगा, तो यह जो है ना 65 सेकंड में राष्ट्रीय गीत गाई जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत गाई जाती है, ठीक है, गाई जाती है। समझ में आई बात। तो अपनाया गया, इसका एक लाइन में अनुवाद लिखिएगा, एक लाइन, वन वाक्य जो है ना इसका क्या होता है, सीधा वंदे मातरम, ठीक है तो यह बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन एक लाइन में सीधा लिख लीजिएगा वंदे मातरम। और पहली बार यह कब गाया गया है, तो यह भी सवाल पूछा हुआ है जी। पहली बार गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ, यह गाया गया। इसी समय जो है ना लॉर्ड हार्डिंग का समय था और दिल्ली दरबार लगती है और भारत की राजधानी जो है ना वह कलकत्ता से हटा करके दिल्ली में स्थानांतरित हो जाती है। और आपको भी पता है कि भारत की पहले राजधानी जो है ना वह कलकत्ता में थी, ठीक है। तो 1911 में क्या होता है, यह 1911 में कहा जाता है ना कि भारत की राजधानी जो है ना अब कलकत्ता नहीं रहेगी, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित होगी। और 1911 में घोषणा हो गई और 1912 में क्या होता है, भारत की राजधानी जो है ना वह कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली में स्थापित हो गई। मेरे भाई दोस्त ध्यान से समझिएगा बात को। सवाल जो है ना कुछ पूछता है, इसीलिए कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको फेल करा करके चले जाएंगे। इसीलिए जो है अच्छा से पढ़नी है, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। इसको मिटा दे, 1 मिनट देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, मिटा दे। चलिए राष्ट्रीय गीत हो गया, वंदे मातरम, लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, यह सब हो गई। चलिए अगला लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, उसके बाद में राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग हो गया, लिख लो राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या है जी, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है ना पहले विक्रम संवत था, अब जो है ना शक संवत है। विक्रम संवत जो है ना पहले था, अब शक संवत है। और शक संवत जो है ना यह किस पर आधारित है, तो यह जो आधारित है आपका किस पर, तो यह आधारित है चंद्रमा पर। 28 से 30 दिन पर क्या हो जाते हैं, महीना जो है ना यह बदल जाता है। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए क्या, राष्ट्रीय पंचांग की राष्ट्रीय चिन्ह, जो बोलिए राष्ट्रीय पंचांग की राष्ट्रीय चिन्ह है, चिन्ह लिख दे। चलो राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है जी, बताओ। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा जो है ना क्या है, तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है ना वह अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। अशोक स्तंभ लिखो ना, अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ। इसमें जो है ना आपका सत्यमेव जयते लिखा गया है। और यह भी कहां से लिया गया, सत्यमेव जयते है तो राष्ट्रीय वाक्य है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। लिख लो राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य, ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है जी, सत्यमेव जयते। और यह कहां से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। तो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है,
अशोक स्तंभ कहाँ का है जी? तो सारनाथ, ठीक है, सारनाथ। यहाँ पर 4 शेर है इसमें, ठीक है, 4 शेर, 4 शेर इसमें है, 4 शेर इसमें उपस्थित है, उपस्थित है, लेकिन दिखता, लेकिन दिखता 3 ही है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अशोक स्तंभ के नीचे जो है ना 2 आपका चित्र बनाया गया है, एक आपका सांड का है और दूसरा जो है ना घोड़ा का है। सांड जो है ना वह मेहनत का प्रतीक बताता है और घोड़ा जो है वह गति का प्रतीक बताता है। इसीलिए देखिएगा ना तो घर में कोई कोई घोड़ा का चित्र जो है ना वह ला करके रखता है और उसके बाद में कोई कोई देखिएगा ना तो घोड़ा के नाल निकाल करके और अपने दरवाजा पे लगाता है, इसलिए नहीं कि भूत प्रेत आ जाएगी, ठीक है। कोई कोई यह भी विचार मान करके लगाता है जी, इसलिए ना कि हमारे घर में जो है ना वह समय की गति के साथ सभी व्यक्ति जो है ना वह आगे बढ़े, ठीक है। इसीलिए जो है ना घोड़ा क्या बतलाता है? गति का संकेत बतलाता है और सांड जो है ना वह मेहनत का प्रतीक होती है। ध्यान से समझिएगा बात को। तो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। सत्य जो है ना भले ही परेशान होगा लेकिन वह हारेगा कभी नहीं। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। यह जो है हमारा राष्ट्रीय वाक्य है और कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया और कई बार सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। लिख लीजिए मुंडकोपनिषद, 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 ठीक है, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। समझ में आ रही बात? सत्यमेव जयते कहां से लिखा लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिखा गया। हमारा राष्ट्रीय वाक्य हो गया। उसके बाद में लिपि, लिपि लिख लीजिएगा, देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि है जी? राष्ट्रीय देवनागरी लिपि। उसके बाद में और क्या लिखेगा? राष्ट्रीय फूल, कमल का फूल। राष्ट्रीय आपका राष्ट्रीय पशु बाघ, ठीक है, बाघ से जो लिखना है, लेकिन राष्ट्रीय पशु बाघ होता है जी, टाइगर। ध्यान से समझिएगा। कोई कहता है लायन, जो लिखना है लिखो, राष्ट्रीय पशु लायन, शेर, ठीक है, यही लिख लीजिए, राष्ट्रीय पशु लायन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। तो राष्ट्रीय लिपि क्या हो गया? लिपि क्या हो गया? देवनागरी लिपि। और उसके बाद में राष्ट्रीय चिन्ह जो है ना वह कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को जो है ना यह अपनाया गया। लिख लो कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय चिन्ह 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को क्या किया गया? यह अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया कब? अपनाया गया आपका 22 मार्च 1957 को। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। 22 मार्च 1957 को छोटा छोटा सवाल खूब पूछता है। आज पॉलिटिकल साइंस की समाप्ति हो गई, कल से इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह 22 मार्च 1957। उसके बाद में और क्या लिखिएगा? राष्ट्रीय पंचांग लिख लीजिए, राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो शुरू में जो है विक्रम संवत था, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है आपका? तो संघ संवत है। और संघ संवत कैलेंडर जो है ना वह चंद्रमा पे आधारित है और इसमें महीना जो है 28-30 दिन पर होती है, ठीक है। जबकि विक्रम संवत में जो है ना यह सूर्य पर आधारित होता है। ध्यान से समझिएगा बात को। तो हम सबका चंद्रमा पर क्या है? आधारित कैलेंडर है संघ संवत। इसी में लिखा गया है ना चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन, ठीक है। और उसके बाद में फिर से चैत्र से स्टार्ट हो जाती है। और जबकि हिंदी महीना में क्या बोला जाता है? जनवरी फरवरी। हिंदी महीने तो बोल दिए, ठीक है। इंग्लिश में होता है आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आई यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ध्यान से समझिए। तो राष्ट्रीय पंचांग शुरू में क्या था? विक्रम संवत था। अभी जो है संघ संवत है। यह संघ संवत किस पर आधारित है? तो यह जो है ना आपका चंद्रमा पे आधारित है, ठीक है। जबकि हिजरी कैलेंडर जो है ना यह मुसलमान का कैलेंडर है, ठीक है। हिजरी कैलेंडर मुसलमान का कैलेंडर और यह भी क्या है? चंद्रमा पे आधारित है, ठीक है। इसलिए चांद को देखता है। और आपको बता दें उर्दू में चांद को क्या कहते हैं? मेहताब कहते हैं। आपको पता है ना उर्दू में चांद को मेहताब सुने हो ना, कि हमारी आंखों ने कैसी ख्वाब देखा है, जमीन पे चलता हुआ मेहताब देखा है, ठीक है। यह खूब कहा जाता है। चलो ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचांग क्या हो गया? शुरुआत में राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। बोलने की कला होनी चाहिए जी, ऐसे नहीं क्या करके कुछ बोल देते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग शुरुआत में राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत था, विक्रम संवत था। लेकिन वर्तमान में संघ संवत है जी, संघ संवत है। और संघ संवत जो है ना यह किस पर आधारित है? तो यह जो है ना चंद्रमा पे आधारित है। 28 से 30 दिन का महीना होता है, ठीक है। चंद्रमा पे आधारित लिख लीजिए मेरे दोस्त, चंद्रमा पर आधारित,
ठीक है। माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा सेल सेल नहीं दिखलाएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे, पड़ोसी कहा है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। चंद्रमा पे आधारित संघ सोवत कैलेंडर, ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। चंद्रमा पे आधारित महीना जो है कितना दिन से होता है, 28 से 30 दिन का। 28 से 30 दिन पर क्या हो जाती है, महीना हो जाती है संघ संवत। उसके बाद में और क्या लिखेगा तो लिख लो नोट में बात डाल करके, हिजरी जो है ना, हिजरी कैलेंडर जो है वह किसका है, मुसलमान का है। हिजरी कैलेंडर, हिजरा नहीं बोल रहे हैं जी, हिजरी बोल रहे हैं, ठीक है। हिजरा मतलब थर्ड जेंडर होता है, ठीक है। हिजरा कोई कैसे बन जाता है, तो बताए हैं आपको कि यह जो है ना सिंड्रोम बीमारी होती है, याद है ना कि ऑटोसोम और ऑलोसोम में गड़बड़ियां आती है तो क्या क्या हो जाता है। टोटल जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 का पेयर होता है, याद आ रही है। बायोलॉजी में इन डिटेल बताए हैं, नहीं कि हम आज यहाँ पर बायोलॉजी बताने आए, ठीक है। आज पॉलिटिकल साइंस को समाप्त कर देंगे, चाहे ससुर के कितना भी समय लगे, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए ध्यान से बात को समझिएगा। हिजरी कैलेंडर जो है ना यह मुसलमान का कैलेंडर है, ठीक है। चलिए, यह मुस्लिम कैलेंडर है, यह मुस्लिम पंचांग है जी। कैलेंडर का हिंदी क्या होता है, पंचांग, ठीक है। कैलेंडर का हिंदी पंचांग। एक बार जो है ना हम सीरियल साइड से कोई देख रहे थे ना, तो वह बेचारा जो है, बेचारी थी, बेचारा नहीं, बेचारी जो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रही थी, और उसके नौकर जो है ना पूछ दिया कि मैडम यह बताइए कि आप यूपीएससी का सिविल सर्विस का पास करिए एग्जाम, तो कोई पूछेगा कि कैलेंडर का हिंदी क्या होता है, तो वह बेचारी ऐसे सोच रही है, कैलेंडर का हिंदी पंचांग होती है, ठीक है। समझ में आई बात, बोलिए। तो हिजरी जो है ना यह मुस्लिम पंचांग है, ठीक है, मुस्लिम पंचांग है, समझ में आई बात। और यह भी क्या है, चंद्रमा पर आधारित होता है जी, चंद्रमा पर आधारित होता है, ठीक है। जुम्मे की रात है, ठीक है, या सुने हो ना जुम्मा, यह सब जुम्मा बनाता है, जुम्मा हम बोल रहे हैं, कुछ और नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चंद्रमा को क्या बोला जाता है, उर्दू में बोला जाता है मेहताब। और आपको भी पता है कि हमारी आंखों ने कैसा मेहताब, हमारी आंखों ने कैसा ख्वाब देखा है, जमीन पे चलता हुआ मेहताब देखा है, और आप उसके जाकर के सुना दीजिएगा, जिससे आप दिन भर चैट करते हैं, समझ में आ रही बात, खुश हो जाएगी, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पंचांग हो गई, मिटा दे इसको। चलो, अब राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह की तो बात हो गई, अब हेडिंग लगाइएगा ना कि राज्य के लिए और देश के लिए कुछ कुछ अंग होते हैं, ठीक है। चलो मिटा दे, मिटा तो है ये रहे हैं। 1 घंटा क्लास करिए और उसके बाद में देखिए मजा आ जाता है कि नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 1 घंटा क्लास कर रहे और पता चला ना कि 1 घंटा समय भी व्यतीत कर दिए और सीखे कितना, तो 10%, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग के पास समय बहुत है, कंपटीशन जो है ना वह बहुत आपका क्या हो गया है, टफ हो गया है, ठीक है। राज्य के लिए आवश्यक तथ्य, ठीक है, राज्य लिखो। यह जो है ना जी, यह काट लेगी तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को, अभी ही खुजली आने लगेगा, ठीक है। चलो, देश के लिए आवश्यक तथ्य लिख लो। देश के लिए आवश्यक तत्व, आवश्यक तथ्य लिखो, तत्व नहीं, तथ्य, ठीक है। तथ्य आधा था है, देश के लिए आवश्यक तथ्य। देखो, देश के पास अपना क्या क्या होता है, तो देश के पास जनसंख्या होती है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। देश के पास जो है जनसंख्या होता है, क्षेत्रफल होता है, सरकार होती है, अपनी शासन होती है और संप्रभुता होती है, ठीक है। ध्यान से लिख लीजिएगा। तो देश के पास क्या क्या होता है, तो इसका खुद का अपना सरकार होगा, सरकार बोले तो शासन होगी देश का। मेरे भाई बात समझ में आ रही है जी। यह भी पूछा हुआ है ना कि ऑप्शन में पूछा था कि राज्य के पास निम्न में से क्या नहीं होती है, और चारों ऑप्शन यह दिया था, ठीक है। चलिए बता देता हूं, यह सब पूछा हुआ है। तो सरकार के पास क्या होती है, अपनी शासन होती है, जनसंख्या होती है, ठीक है, जनसंख्या पॉपुलेशन, ठीक है। जनगणना का मतलब होता है सेंसेक्स, ठीक है। जनसंख्या पॉपुलेशन लिखो, पॉपुलेशन, ठीक है, POPULATION, पॉपुलेशन, जनसंख्या। उसके बाद में अगला लिख लीजिए क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। और चौथा लिख लीजिए संप्रभुता, यह ना संप्रभुता, ठीक है। यह किसका होता है, तो देश के पास होती है। लिख लीजिएगा नोट में कि राज्य के पास क्या होता है, नोट में लिख लो, राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती है, ठीक है। राज्य के पास संप्रभुता छोड़ करके बाकी यह सब तीनों होता है जी, ठीक है। संप्रभुता क्यों नहीं होती, यह भी बात बता देता हूं। संप्रभुता की शक्ति किसके पास है, लिख लो, संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। संप्रभुता की शक्ति
संसद के पास है कि शक्ति संसद पार्लियामेंट, ठीक है, उसमें बैठे हुए मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट संसद हो गई, ध्यान से समझिएगा बात को। आर्टिकल नंबर 79 संसद की चर्चा, ठीक है। 81 राज्यसभा की चर्चा, संसद की चर्चा 79, राज्यसभा की चर्चा 80 और 81 में क्या है आपका लोकसभा की चर्चा, ठीक है। सरला कोड बताए थे ना, बोलिए। तो संप्रभुता की शक्ति संसद के पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट में है, ठीक है। उसमें बैठे हुए सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, सांसद कहा जाता है, ठीक है। हमारे टोटल सांसद कितने अभी 543 है, ठीक है। 104 संविधान संशोधन जो है 2003 द्वारा क्या कर दिया गया, तो यह जो है ना आपका जो एससी एसटी का जो एससी एसटी बोले एंग्लो इंडियन का जो सीट था ना, वह 545 से घटा करके 543 कर दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो यह जो है ना 543 है। समझ में आ रही है बात। और 91वां संविधान संशोधन में क्या लिखा गया, यह खूब पूछता है जी कि मंत्रिमंडल में कितने मंत्री बनेंगे, ठीक है। तो आपके जो लोकसभा के सदस्य है ना उसके 15% बनेगा, जबकि दिल्ली में 10% बनेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है बात। तो संप्रभुता की शक्ति संसद के पास है। संप्रभुता का मतलब होता क्या है, सुनो नोट में बात यही लिखते हैं। संप्रभुता, संप्रभुता की शक्ति जो है ना वह संसद के पास है। कोई पूछ देगा कि क्यों, ठीक है, तब क्या करिएगा, ऐसा तो लिखा रहता है किताब में भी कि संप्रभुता की शक्ति जो है ना वह संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो लेकिन पूछेगा कि बताइए क्यों है संसद के पास, तो इसलिए है ना क्योंकि यह जो है ना आपका देश के साथ साथ जो बाह्य कानून है ना वह भी क्या कर सकता है, बना सकती है, जो भी मामला है ना वह ले सकती है। इसीलिए संप्रभुता की शक्ति जो है ना वह केंद्र के पास, संसद के पास है, ठीक है। समझ में आई बात। क्योंकि लिख लो, क्योंकि यह देश के आंतरिक तथा बाह्य मामले को ले सकता है, ठीक है, ले सकता है। और यही कारण है कि संप्रभुता की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। मान के चलो जी राज्य के पास रहता और देश के बाहर की बात हो जाती तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय एवं पूजनीय श्री नीतीश कुमार जी, ठीक है, वह जो है कुर्सी कुमार है, उनको भी पता है कि हम जो मुख्यमंत्री जो है ना वह किसी पार्टी के बदौलत बने हुए हैं, ना कि अपने बदौलत बने हुए हैं, ठीक है। तो इनके पास रहता तो बताओ अपना राज्य के मुख्यमंत्री के पद इसको तो ठीके से नहीं संभाल रहा है, और बेचारा जो है ना दूसरे जो है देश का क्या यह ले सकते हैं संप्रभुता, ठीक है। तो यही बहुत अच्छी बात है कि संप्रभुता की शक्ति जो है ना वह आपका संसद के पास है, ठीक है, राज्य के पास है नहीं है, यह बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। राज्य के पास क्या होता है, सरकार होती है, जनसंख्या होती है, क्षेत्रफल अपना है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में अगला लिख लीजिए शासन, ठीक है, शासन, समझ में आ रही है बात, शासन। और उसके बाद प्रशासन, ठीक है, नाम धर देगा तो कोई छुएगा ना, प्रशासन, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, थोड़ा सा प्रशासन से जाकर के मिलिए ना, आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं, कूट देंगे, ठीक है। चलिए तो पहला हो गया एकात्मक शासन, जो है ना एकात्मक हो सकता है और नहीं तो संघात्मक हो सकता है, संघात्मक हो सकता है। संघात्मक बोले तो फेडरल, ठीक है, और इसको बोले तो यूनिटरी। ध्यान से समझिएगा बात को। एकात्मक हो गया, संघात्मक हो गया। एकात्मक का मतलब क्या होता है, शासन। एकात्मक कहने का मतलब होता है कि केवल और केवल इस पर किसका शासन होगा, केंद्र का शासन होगा। यदि केवल और केवल केंद्र का शासन होती है तो एकात्मक कहलाता है, जबकि केंद्र के साथ साथ राज्य का भी शासन हो जाता है तो उसको हम लोग संघात्मक कहते हैं, ठीक है। और भारत में नहीं तो एकात्मक शासन है, नहीं संघात्मक शासक है, ठीक है, शासन है। यहाँ पर जो है ना अर्ध संघात्मक शासन है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को जी, ठीक है, बोलिए। देखो एक ठीक है से बड़ी बढ़िया याद आ जाती है, ठीक है, एक गाना है जी, जब ठीक बोलते हैं ना तो तब तक याद आ जाती है, ठीक है, मिले वाला जुन रहल, देह में जुनून रहल, काट लेलस कुकुर साला हरा हरा खून भर, इस तरह से जो है ना एक गाना है। समझ में आई बात। तो एकात्मक, इसमें बताओ कोई मिले जाएगा तो उसको कुकुर काट लेता है, ठीक है, गेट ना फाने देला कुकुर चहेट देला, ठीक है। इसमें ध्यान से समझते चलो, इसमें केवल केंद्र की शक्ति होती है, केंद्र की शासन होती है, ठीक है, केंद्र की शासन होती है, ठीक है। इसमें केवल किसकी शासन होती है, तो केंद्र की शासन होती है। इसी को एकात्मक बोलते हैं। जैसे कि ब्रिटेन बोल रहे हैं, ठीक है, चाहे जिसका हो, ब्रिटेन वगैरह का तो राजतंत्र की बात चलती है, ठीक है। लिख सकते हैं, ब्रिटेन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो एग्जाम्पल में यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। और संघात्मक क्या हो जाएगा आपका, फेडरल। इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य का भी शासन होता है। यूएसए लिख लो और उसके बाद में भारत लिख लीजिए। भारत आपका संघात्मक थोड़ी है, अर्ध संघात्मक है, लिखेंगे नोट में बात यह डाल करके, ठीक है। तो इसमें
इसमें केंद्र के साथ साथ इसमें केंद्र के साथ साथ केंद्र के साथ साथ केंद्र के साथ साथ राज्य का भी शासन होता है। केंद्र के साथ साथ राज्य का भी शासन होता है। राज्य का भी शासन होता है। मेरे भाई आपको भी लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स निकल गया और मेंस के पेपर में फंस गए तो दिक्कत ही हो जाएगी। ठीक है, बोलिए। तो इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य का भी शासन होता है। एग्जाम्पल में लिख लो, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और भारत इंडिया। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों की गरिमा बनाए रखने के लिए आज जो है ना 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी के द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं। यह प्रीमेबल प्रस्तावना की भाषा है। समझ में आई बात? बोलिए। तो इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य का भी शासन होता है। यूएसए भारत। एक बात हम आपको बताएं, मेरे पॉलिटिक्स से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। ठीक है, मेरी ऑनर्स पेपर फिजिक्स था और मैं फिजिक्स का टीचर हूं। ध्यान से समझिएगा बात को। तो इस तरह से आपको भी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य का भी शासन होता है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भारत हो गया। एक काम करिएगा, लिखिएगा यहां से नोट में बात लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? तो इसमें लिख लो कि भारत नहीं आपका एकात्मक शासन है, नहीं संघात्मक शासन है। यहाँ शासन है, यहाँ जो है ना अर्ध संघात्मक शासन है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, भारत में न तो एकात्मक शासन है और न ही संघात्मक शासन है। यहाँ अर्धसंघात्मक लिख लीजिए। जो हम लिख दिए आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और न ही संघात्मक शासन है, यहाँ अर्धसंघात्मक शासन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर कैसी शासन है? तो यहाँ पर जो है ना अर्धसंघात्मक शासन है। अब लिखो शासन के प्रकार। ठीक है, शासन के प्रकार लिखो, सरकार के प्रकार लिखो, जो लिखना है लिखो। मोनार्ची, ठीक है, राजतंत्र, राजा का इसमें क्या करेगा, शासन चलेगा जी। सरकार के प्रकार, ठीक है, या शासन के प्रकार लिख लो। ठीक है, फिर शासन के अंग भी बताता हूं। चिंता नहीं करने का, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते चलिएगा। देखो अच्छा से पढ़िए, कोई चीज को जो है ना लगातार आप पढ़िएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि लिए और 10 घंटा बैठ गए तो ऐसे नहीं याद होती है। क्योंकि बोले है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीजे सौ घड़ा ऋतु आय फल होए। और विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण भी होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान इंद्रा तथा वच अल्पहारी गृह त्यागनम विद्यार्थी 5 लक्षणम। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कहाँ जा रही और कहाँ आ रही है। समझ में आई बात? तो रूठी से लगती है कोई तरकीब बता मनाने की, मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा। तू कीमत बता मुस्कुराने की, बेरोजगार होकर के कीमत बताने की, मुस्कुराने की बोलेगा ना जी तो कहेगा कि मुझे 9 लाख मंगा दे रे। ठीक है, तो दिक्कत ही हो जाएगा। बोलो, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए मजाक कर रहे हैं ऐसा नहीं, सीरियस नहीं लेना है, पढ़ाई को सीरियस लेनी है। ठीक है, चलिए। पढ़ाई तो देखो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी। पढ़ाई ऐसा चीज ही नहीं बना है कोई, पढ़ाई करने में बहुत मजा आती है। ठीक है, इसीलिए आपको भी इसमें मजा आनी चाहिए। लिख लीजिए सरकार के प्रकार या शासन के प्रकार। शासन के अंग की बात हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं शासन के प्रकार, किस तरह से शासन चलते हैं। राजतंत्र होता है, नौकरशाही होता है, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना शासन चलता है। ध्यान से समझिएगा। तो लिख लीजिए शासन के प्रकार। शासन के प्रकार इसमें क्या होता है, पहला लिख लो राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र को मोनार्ची बोलते हैं। मोनार्ची, ठीक है, मोनार्ची का मतलब क्या होता है, राजतंत्र होती है, इसमें राजा का शासन होता है, उसी को राजतंत्र बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? ब्रिटेन में यही चलता है, राजा नहीं तो रानी। ठीक है, ऋषि सुनक की पत्नी। ध्यान से समझते चलो, भारतीय है ऋषि सुनक, वही प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। ठीक है, चलिए। तो राजतंत्र, इसमें राजा का शासन होगा और नहीं तो रानी का शासन होगा। ठीक है, इसमें राजा नहीं तो रानी का शासन होता है। इसमें राजा नहीं तो रानी का शासन की लिख दो। इसमें रानी की शासन या राजा का शासन होता है। का या की, पुल्लिंग होगा तो का और स्त्रीलिंग होगी तो की हो जाएगी, का की। इसमें राजा रानी का शासन होता है। ठीक है, ध्यान से समझ लो। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो एग्जाम्पल में लिख लो ब्रिटेन, यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन।
ठीक है, ब्रिटेन। उसके बाद में और क्या लिखोगे, दूसरा तानाशाही। तानाशाही, तानाशाही का मतलब क्या होता है जी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्टरेट। ठीक है, डायरेक्टोरेट होता है, ऐसे लिखो डायरेक्टोरेट। ठीक है, यह क्या है आपका तानाशाही। तानाशाही में क्या होता है जी, इसमें सैनिक का शासन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है ना आपका सैनिक का शासन होता है तानाशाही में। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा तानाशाही देखने को मिलता है ना जी युगांडा का। इदी अमीन को देख लो। ठीक है, थोड़ा सा देखना ना, आप एक काम करिएगा कि उसका फोटो थोड़ा सा देखिएगा इदी अमीन का युगांडा का। ठीक है, लिख लो। इसमें सैनिक का शासन होता है, इसमें सैनिक का शासन होता है। ठीक है, इसमें सैनिक का शासन होता है। तीसरा क्या लिखेगा, साम्यवादी। साम्यवादी, साम्यवादी इसमें क्या होता है जी, तो इसमें एक ही व्यक्ति जो है ना, एक ही पार्टी क्या करती है, अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, उसी को बोला जाता है साम्यवादी। इंग्लिश में लिखोगे कम्युनिटी। कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, साम्यवादी। इसमें एक ही पार्टी के क्या करता है, सरकार बनाता है, उसी को बोला जाता है कम्युनिटी। ठीक है, एक ही पार्टी के लोग व्यक्ति सरकार बनाते रहते हैं, उसी को बोला जाता है कम्युनिटी, साम्यवादी। इसमें एक ही प्रकार के पार्टी, एक ही प्रकार के पार्टी या व्यक्ति, एक ही प्रकार के पार्टी या व्यक्ति शासन करती है या सरकार बनाती है। लिखो, शासन करती है या सरकार बनाती है। ठीक है, बनाती है। समझ में आई बात, एकात्मक संघात्मक। और उसमें बात हमने बताया ना कि शासन के प्रकार। उसके बाद में अगला क्या लिखोगे, 4 लिख लो। 4 में क्या लिखिएगा, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ठीक है, और एक आपका रिपब्लिक लिख लीजिए, गणराज्य। ठीक है, तो लोकतंत्र, जनतंत्र, गवर्नमेंट फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। या अब्राहम लिंकन ने बात बोला था ना, बोलिए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, लिख लीजिए, यह मिटा दे। चलो, जगह नहीं है इसलिए यह मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, साम्यवादी के बाद अगला गणराज्य, रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य देश है जी, ध्यान से समझते चलिएगा, गणराज्य। ठीक है, चलिए चौथा है ना गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। गणराज्य क्या होते हैं, तो गणराज्य में होता है ना कि इसमें राष्ट्र का निर्वाचन जो है ना अप्रत्यक्ष विधि से होती है, उसी को बोला जाता है क्या, गणराज्य बोला जाता है। राष्ट्र की शासन के लिए अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन को गणराज्य कहा जाता है। गणराज्य कहा जाता है। ठीक है, देश का वास्तविक, ऐसे लिख लो, देश का औपचारिक, ऐसे लिखो। राष्ट्र का शासन किसके पास है जी, राष्ट्र का शासन जो है आपका राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्र से राष्ट्रपति, राष्ट्र का शासन किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या जनतंत्र बोला जाता है। लोकतंत्र या जनतंत्र, इसी को बोला जाता है डेमोक्रेसी। CRACY। ठीक है, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी लिखो। लोकतंत्र या जनतंत्र, इसमें जनता क्या करती है जी, जनता जो है ना वह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, डायरेक्ट चुनाव करती है। समझ में आई बात, जनता क्या करती है, इसमें चुनाव करती है, इसी को बोला जाता है डेमोक्रेसी। और अब्राहम लिंकन ने इसीलिए बोला था ना कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट जो है ना, सरकार जो है वह जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। तो लोकतंत्र, जनतंत्र, इसमें जनता, सिटीजन्स, इसमें जनता अप्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष, जनता प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष बोले तो डायरेक्ट, इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग लेती है और अपना सरकार चुनती है। ठीक है, अपना सरकार जो है वह चुनती है। ठीक है, इसीलिए एक स्टेटमेंट जो है ना, स्टेटमेंट ऑफ अब्राहम लिंकन। ठीक है, लिख लो, कथन किसका, अब्राहम लिंकन का। ऐसे लिखो, स्टेटमेंट ऑफ
अब्राहम लिंकन, ABRAHAMEN, अब्राहम लिंकन, ठीक है। यह बेचारे की भी मृत्यु गजब होती है जी, पत्नी के साथ जाते हैं डिस्को में, आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को डे गोली, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अब्राहम लिंकन, ठीक है। इनका क्या स्टेटमेंट था जी, तो स्टेटमेंट जो था ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। यहां पर लिखो इनका स्टेटमेंट क्या था, गवर्नमेंट, GOVERN होता है जी, एन साइलेंट है, गवर्नमेंट, ठीक है। साइलेंट वर्ड जानते हो ना, कि वैसा वर्ड जिसकी उच्चारण हम लोग करते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं लेकिन लिखते हैं, जैसे कि नाइफ, KNIF, तो केनाइफ थोड़ी कोई पढ़ता है, नाइफ मतलब चाकू, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, हॉनेस्ट कोई थोड़ी पढ़ता है, ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। नॉलेज, KNOWLEDG, तो नॉलेज के कोई थोड़ी पढ़ता है, के नॉलेज, ठीक है। तो यह क्या होती है, साइलेंट वर्ड होती है। तो लिख लीजिए एक बार, जानते हो स्पेलिंग टेस्टिंग में इसका आ गया था, इंग्लिश की शुद्धता, ठीक है। GOVERNMENT, देखो यदि आपको सब सब्जेक्ट पर पकड़ है तो किसी का बाप भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। पड़ोसी का क्या है जी, पड़ोसी तो कहेगा ही तुमसे नहीं होगा, वक्त बताएगा, मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है, यह बात बोल दीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, एंड बाय द पीपल, एंड बाय द पीपल, समझ में आई बात। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, एंड बाय द पीपल। मेरे दोस्त, पड़ोसी को टारगेट करके ही रखना है, क्योंकि जब भी तैयारी प्रिपरेशन करिएगा किसी चीज का, तो इतना ज्यादा जो है ना वह ताना ताना, समझते हो ना, ऐसा ऐसा बात बोलेगा ना कि कहने की बात ही नहीं, तो ससुर को औकात तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। यदि समुद्र कड़वा नहीं होता तो व्यक्ति समुद्र को भी पी जाता, इसलिए थोड़ा सा तो टेढ़ा बनना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सबसे पहले वही किल ठोक दिए जाते हैं ना जो सीधा होता है। इतिहास गवाह है कि टेढ़ा किल को कोई नहीं ठोकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप सीधा समझ करके रहिएगा, सीधा रहिएगा तो पड़ोसी आपकी औकात दिखाने लगेंगे, ठीक है। तो सीधा भी नहीं बनना है और उतना खचरा भी नहीं बनना है, बशर्ते यह देखना है कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। समझ में आई बात, क्योंकि कलम का भी धुन जानिए और तलवार का भी धुन जानिए, यदि आप गलत है तो गलत है, समझ में आई बात। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड, ठीक है, यह बात याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, एंड बाय द पीपल, समझ में आई बात। सरकार जो है ना वह जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना यह प्रतिनिधि होती है। यह कहने वाले स्टेटमेंट कौन है, तो यह कहने वाले स्टेटमेंट जो है ना हमारे माननीय अब्राहम लिंकन जी है, ठीक है। उसके बाद में डेमोक्रेसी का लिख लीजिए प्रत्यक्ष, और उसके बाद में अप्रत्यक्ष, ठीक है। इसका भी टाइप्स होता है, मिटा रहे, चलो समझ में आ रही है बात। डेमोक्रेसी भी दो तरह के होता है, एक आपका डायरेक्ट होती है कि इनडायरेक्ट होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डेमोक्रेसी भी दो तरह के होते हैं, डेमोक्रेसी भी दो तरह से होते हैं, ठीक है। चलिए लिखता हूं, डेमोक्रेसी भी दो तरह से होती है, एक लिख लीजिए प्रत्यक्ष। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दो तरह से होता है, एक लिखो प्रत्यक्ष और दूसरा लिखो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, 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 और उसके बाद में इसमें लिखो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है। एक मिनट ध्यान से समझिएगा, समझ में आ रही है बात। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट जनता कानून बना देगी तो प्रत्यक्ष कहलाएगा, और यदि जनता कानून नहीं बनाएगी तो अप्रत्यक्ष कहलाएगा, ठीक है। इसमें लिखो, इसमें जनता, सिटीजन्स डायरेक्ट कानून बनाती है, कानून बनाती है, ठीक है। और यह जो है ना कहाँ देखने को मिलता है, ग्राम पंचायत के चुनाव में देखने को मिलती है। यह सिचुएशन, यह कंडीशन, दिस कंडीशन इज द सीन इन द इलेक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ध्यान से समझते चलो। यह कंडीशन ग्राम पंचायत, यह कंडीशन ग्राम पंचायत में देखने को मिलती है, ठीक है। अब मुखिया जी का चुनाव जो है ना सबसे जो है ना क्या होता है जी, कठिन होता है। अलग अलग व्यक्ति को समझाना पड़ता है कि दीदी बहन, ठीक है भाई, अब की बार, ठीक है, अब की बार किसकी सरकार, जिसकी सरकार हो, ठीक है। ध्यान से समझिए, यह कंडीशन ग्राम पंचायत में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में यह क्या होता है, अप्रत्यक्ष को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, तो इनडायरेक्ट में होता है आपका कि इसमें संसद क्या होती है, कानून बनाती है। लिखो, कानून बनाने की शक्ति संसद का, इसमें सरकार, संसद
इसमें सरकार, संसद में बैठे हुए पार्लियामेंट के व्यक्ति एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे तो लोकसभा के हो या तो राज्यसभा को हो, ठीक है। इसमें सरकार, संसद कानून बनाती है, कानून बनाती है, ठीक है, कानून बनाती। और अप्रत्यक्ष भी दो तरह के होता है जी, ठीक है, अप्रत्यक्ष भी दो तरह के होता है। एक लिख लीजिएगा संसदीय और एक लिखिएगा आप अध्यात्मक मत, ऐसे लिखो संसदीय, संसदीय, ठीक है। और दूसरा क्या लिखिएगा, अध्यास, हम लिख देता हूं, पढ़ लो, अध्यक्षतात्मक, यह लिख दिए अध्यक्षतात्मक, अध्यक्षतात्मक पढ़ लो। और संसदीय, संसदीय में क्या होता है, तो संसदीय में जो है ना, इसका जो है औपचारिक प्रधान जो है ना, वह कौन होता है और वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो औपचारिक प्रधान कहने के लिए राष्ट्रपति भले ही, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। संसदीय का मतलब लिखो, इसमें औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान कौन है, तो औपचारिक प्रधान जो है ना, वह होता है आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हो गया। और उसके बाद में वास्तविक प्रधान कौन हो गया, वास्तविक प्रधान जो है ना, वह प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। और अध्यात्मक में क्या होता है, या तो आपका औपचारिक लिख लो और या तो क्या आपका वास्तविक लिख लो। यह दोनों का प्रधान जो है ना, वह कौन होता है, तो राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी होते हैं, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में एक और लिख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ठीक है। इसमें सीनियर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज करेक्ट, ठीक है, यह बात को लिख दें। चलिए, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही मिटा रहे, चलो समझ में आ रही है बात। अगला लिख लो, 5 नंबर 6 नंबर जो भी हो। ब्यूरोक्रेसी को लाल फीताशाही भी कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी, तानाशाही, तानाशाही बोले, नौकरशाही, तानाशाही में तो सैनिक का होता है, डायरेक्टरेट। अब लिख लीजिए ब्यूरोक्रेसी, 5 नंबर 6 नंबर जो भी नंबर हो, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, BUREAO, ब्यूरो, BUREAO, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का क्या होता है, इसमें नौकरशाही बोला जाता है। इसमें सीनियर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज करेक्ट, नौकर का शासन, सीनियर इज ऑलवेज, सीनियर जो कहेगा वह सही होगा, सीनियर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज करेक्ट। या आर्मी वगैरह में जनरली देखने को मिलता है जी, सीनियर इज ऑलवेज, ALWAYS, ठीक है, सीनियर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज करेक्ट, सीनियर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज करेक्ट। समझ में आई बात। जैसे कि घर के आपके बाबूजी सीनियर है, ठीक है, बाबूजी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। बट शासन किसका चल जाता है जी, दूसरा कोई का चल जाता है, मदर का चल जाता है। समझ में आई बात। तो सीनियर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज करेक्ट, यह क्या हो गया आपका, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ठीक है। इसको लाल फीताशाही भी कहा जाता है, लाल फीताशाही, लाल फीताशाही के तहत भी जानते हैं, लाल फीताशाही के तहत भी जानते हैं। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, शासन के अंग, शासन के अंग, शासन के अंग कै गो है जी, 4 गो है शासन के अंग। पहला लिख लीजिए विधायिका, ठीक है, विधायिका, विधायिका। उसके बाद में दूसरा लिख लो कार्यपालिका, कार्यपालिका। उसके बाद में तीसरा लिख लो न्यायपालिका, न्यायपालिका। स्टूडेंट लिख देगा बगल में यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट। और 5वां में लिख देता हूं, ऐजा लिख लो पत्रकारिता, तब स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। पत्रकारिता काहेला स्टूडेंट लिखे जी, होता 4 गो है, शासन के 4 अंग। इंग्लिश में लिखोगे तो लिख लो विधायिका, लेजिस्लेटिव, उसके बाद में कम्यूटेटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी, और पत्रकारिता आपका कौन हो जाएगा जी, पत्रकारिता मतलब मीडिया, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए बात को, 1 मिनट। चलो स्पेलिंग देखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, विधायिका, लेजिस्लेटिव, LEGIS, लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव हो गया। स्पेलिंग पर तो इतना ज्यादा कोई छेड़छाड़ भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी सही लिखना पड़ेगा ना हो। लेजिस्लेटिव हो गया। उसके बाद में कम्यूटेटिव, 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 एक्सक्लूटिव, कम्यूटेटिव ना एक्सक्लूटिव, एक्सक्लूटिव, एक्सक्लूटेटिव, एक्सक्लूटिव, एक्सक्लूटेटिव, TA होता है, TIV, ठीक है, एक्सक्लूटेटिव। उसके बाद में न्यायपालिका, जुडिशरी, जुडिशियरी, जुडिशरी होता है पत्रकारिता, मीडिया, ठीक है।
मीडिया। समझ में आ रही है बात? तो विधायिका क्या करता है? विधायिका जो है ना वह कानून बनाती है। ध्यान से समझिएगा, संसद में आपका क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाती है। राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होते हैं। जिस तरह से केंद्र में आपका 2 सदन होता है, ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक उसी तरह से राज्य में विधानमंडल होते हैं और विधानमंडल में 2 सदन होता है। आपका विधान परिषद होता है और विधान सभा होती है। ध्यान से समझिएगा बात को, विधान परिषद होता है और विधानसभा होती है। जिस तरह से विधानमंडल में, जिस तरह से संसद में 2 अंग है ना, उसी तरह से राज्य में विधानमंडल होते हैं। इसमें 2 आपका सदन, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो राज्य के लिए विधानसभा विधान परिषद कानून बनाएगी और उसके बाद में क्या होगा? विधायिका का कौन कौन समझ रहा है कि विधायक जी वो अलग है जी। विधायक होता है ना कि विधानसभा में बैठे हुए सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, मतलब कि विधायक जी वो है। ऐसा नहीं कि विधायिका समझ जाइएगा कोई महिला विधायक है, ठीक है। तो दिखते हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। तो विधायिका यह कानून बनाती है, यह कानून बनाती है, ठीक है। जैसे कि देश के लिए लिख लो, देश के लिए क्या हो जाएगा? संसद। ऐसे लिखो, देश में संसद में कौन बनाएगा? तो संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा, लोकसभा, उसके बाद में राज्यसभा, ठीक है। और दूसरा लिख लो, राज्य में क्या होगा? राज्य में क्या होगा? ये तो देश के लिए हो गया। और राज्य के लिए कौन होगा? तो राज्य के लिए विधानमंडल होती है। राज्य बोले तो विधानमंडल, ठीक है। राज्य बोले तो विधानमंडल। यहां पर क्या होता है? तो विधानसभा, विधानसभा होता है। इसमें बैठे हुए सदस्य को एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जी, ठीक है। और विधानसभा के बाद विधान परिषद, इसमें बैठे हुए सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को। विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। उसके बाद में विधायिका क्या करेगी जी? कानून बनाएगी। और विधायिका क्या करेगी? कानून बना करके कार्यपालिका को कहेगी कि लागू कर, ठीक है। तो यह कानून को क्या कर देगी? लागू कर देगी। और कानून का पालन नहीं करेगा ना कोई, तो न्यायपालिका क्या करेगी? सजा दे देगी। और कोई चीज गलत होगा तो पत्रकारिता उसको उजागर कर देगी। बात हो गई खत्म, शासन के अंग। समझ में आई बात? तो विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे लिख कर लीजिएगा। और विधायिका क्या करता है? अच्छा, अनुच्छेद नंबर 50 क्या करता है? अनुच्छेद 50 जो है ना, कार्यपालिका, 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 कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग, कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग, यह बात बताए हैं जी, न्यायपालिका से अलग, 50-50 अलग, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका डिसज्वाइंट, ठीक है। यह आर्टिकल नंबर 50। बोलो, तो कार्यपालिका क्या करता है? यह कानून लागू करती है। कानून बनने के बाद यह कानून लागू करती है। समझ में आई बात? कार्यपालिका एक्सक्लूटिव क्या करता है? कानून को लागू करता है। जैसे कि कैसे लागू करेगा? तो लिख लो, सबसे पहले प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे क्या आते हैं? तो मंत्रिमंडल आता है, ठीक है। मंत्रिमंडल आता है, मंत्रिमंडल के बाद सचिव आते हैं, फिर उसके बाद में इसमें कर्मचारी आते हैं, ठीक है। और यहां पर भी कार्यपालिका 2 तरह के होता है, ठीक है। मिटारे बात को, यहां पे लिखे, लिखी जो खत तुझे, यह लास्ट टॉपिक है जी। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस की अंत हो जाएगी और कहानी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? तो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहां तक हमने इन डिटेल बताया। पॉलिटी अपने तरफ से क्या किया है? बेहतर प्रयास किए हैं। अब बशर्ते कि सबको हम खुश नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यहां तो भगवान से भी दुखी है, तो हम तो व्यक्ति हैं जी। कार्यपालिका भी 2 तरह के होता है। कार्यपालिका एक्सक्लूटिव, एक्सक्लूटेटिव, TATIV, यह भी जो है ना 2 तरह के होता है। एक होता है आपका क्या? प्रत्यक्ष, और एक होता है ना, प्रत्यक्ष नहीं, अस्थाई और अस्थाई, ठीक है। अस्थाई हो गया, ठीक है, और उसके बाद में अस्थाई हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई में क्या आ जाएंगे? तो यह एग्जाम द्वारा पास करते हैं, यह एग्जाम द्वारा आते हैं, ठीक है, आते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो क्या? यूपीएससी अध्यक्ष, यूपीएससी अध्यक्ष, ETC, ठीक है। और उसके बाद में अगला अस्थाई नेता, इसमें चुनाव द्वारा आते हैं, ठीक है। इसमें चुनाव द्वारा आते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो मंत्री, विधायक, ठीक है, विधायक, सांसद होता है। संसद तो भवन है जी, सांसद ETC, ठीक है। संसद में बैठे हुए सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद कहा जाता है, ठीक है।
कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका। यदि कोई कानून जो है ना उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका क्या कर देगी, दंड दे देगी। अब जैसे कि देखो विधायिका जो है ना कानून बना दिया, कार्यपालिका लागू करा रही है, तो ऐसा नहीं कि लागू करा देगी तो इसके लिए नहीं कानून होगा। यदि यह भी करती है कोई गलत काम तो कार्यपालिका को भी क्या करेगा, न्यायपालिका इसको सजा दे देगा कि चल जा बेटा, ठीक है। न्यायपालिका, ध्यान से समझते चलो बात को, ठीक है। तो न्यायपालिका क्या करती है, कानून उल्लंघन करने पर सजा देती है, ठीक है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके बाद में हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जिला न्यायालय। समझ में आ रही है बात। तो यह कानून उल्लंघन करने पर, यह कानून उल्लंघन करने पर सजा देती है, सजा देती है, ठीक है, सजा देती है। क्या होता है जी, तो सबसे पहले देखो सुप्रीम कोर्ट हो गया आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। यदि आपका आत्मसम्मान का ठेस पहुंचता है जी, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप जो है ना सीधा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नजरअंदाज करके 32 आर्टिकल के तहत जो है ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह संविधान की आत्मा बाबा भीमराव अंबेडकर ऐसे ही नहीं कहा था, ठीक है। और प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है और संविधान की जन्म कुंडली है, तो कुंडली के मुंशी ने कहा। और प्रस्तावना जो है ना प्रीमेबल संविधान की आत्मा में, यह कहने वाले व्यक्ति ठाकुर दास भार्गव है। यह सवाल खूब पूछा हुआ है जी। जबकि संविधान को आत्मा आर्टिकल नंबर 32 भीमराव अंबेडकर कहे हैं। यदि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं कहां पे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सीधे नजरअंदाज करके। समझ में आई बात। और सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो 5 प्रकार का आदेश जारी करेगी। समझ में आ रही है बात, बोलिए। बंदीकरण, प्रत्यक्षकरण, कोवरेंटो, सब बात बताए हैं ना, तो बोलिए। तो वहां पे अभी नहीं जाएंगे। उसके बाद में हाई कोर्ट है 226 आर्टिकल, ठीक है। हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226। और नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ में आई बात। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, हाई कोर्ट, और उसके बाद में नीचे जाइएगा तो सबसे आगे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और पत्रकारिता क्या होता है, तो पत्रकारिता जो है ना यह किसी चीज को उजागर करती है, ठीक है। तो यह क्या करती है, किसी चीज को उजागर करती है। और यहीं पे क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाते हैं। समझ में आई बात। अच्छा एक बात लिखोगे नोट में, क्या लिखोगे कि जब कोई मंत्री संसद में बैठता है तो वह विधायिका का अंग है। लिख लो, जब कोई मंत्री संसद में बैठता है तो वह विधायिका का अंग है। जबकि मंत्रालय में बैठता है, जबकि मंत्रालय अपने मिनिस्ट्री में बैठता है, जबकि मंत्रालय में बैठता है तो कार्यपालिका का अंग है, कार्यपालिका का अंग है। समझ में आई बात। तो यह बात थोड़ा सा देख लीजिएगा। जब कोई मंत्री संसद में बैठता है तो वह विधायिका का अंग है, जबकि मंत्रालय में बैठता है तो क्या हो जाएगा, वह जो है ना आपका कार्यपालिका का अंग हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी सवाल पूछ देगा कि मंत्री जो है ना संसद में बैठेगा तो क्या कहलाएगा, किसका अंग होगा, विधायिका का अंग होगा। और अपने मंत्रालय मिनिस्ट्री में बैठेगा तो वह क्या कहलाएगा, वह जो है ना आपका कार्यपालिका का अंग कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस जो है ना आपका कंप्लीटली रूप से समाप्त हो जाता है। FIR वगैरह के बारे में बता दिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में आर्टिकल नंबर 22 में बताए हैं, ठीक है। गिरफ्तारी से संरक्षण में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम प्राथमिकी दर्ज। कोई भी जब गिरफ्तार करने जाएगा ना तो आपको क्या होता है, FIR दिखाना अनिवार्य होता है। FIR नहीं दिखाएगा तो दरोगा जी का बाप थोड़ी ले जाएंगे, ठीक है। आप क्राइम क्या किए हैं जी, समझ में आ रही है बात। हाँ, 1989 का SC ST का एज जो है ना बिना पूछे हुए गिरफ्तार कर सकती है। यदि SC ST वाला जो है केस कर देता है आपके ऊपर, FIR कर देता है तो, ठीक है। यह सब जो है इंडियन पिनल कोड, CRPC धारा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड की बात जो है ना IPC की धारा 1861 के तहत जो लिखी गई है, यह सब बात जो है बता दिए हैं। यहाँ पे क्या हो जाती है, तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस समाप्त हो जाता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बंधु, हमने अपनी तरफ से क्या किया है, बेस्ट प्रयास किया है। 34वां लेक्चर यह था और 34 लेक्चर में क्या कर दिया हमने, पॉलिटिकल साइंस को इन डिटेल पढ़ा दिया। कल की क्लास में क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस समाप्त हो जाते हैं। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ। इसीलिए कहते हैं ना कि लंद फंद के चक्कर में मत रहना और कल से इकोनॉमिक्स को अच्छा से पढ़ना। समझ में आई बात? क्योंकि आपको भी पता है ना कि उंगली पे चोट लगेगी सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और दिल पे चोट लगेगी तो नेचर चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि किसी के पीछे भागिएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन मिलेगे लाख हंसी, तू जवाने में सनम अकेली तो नहीं। समझ में आई बात? तो यदि आपसे कोई बोलता है तो ठीक है, और नहीं बोलता है तो भाड़ में जाए। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा नहीं कि किसी को मनाने के पीछे लग जाइएगा और उसको मनाने रहिएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं कि मनाने में लग जाइएगा और कहिएगा ना कि तू रूठी रोटी से लगती है, कोई तरकीब बता मनाने की और मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की, और आप बेरोजगार होकर के कहिएगा तो कहेगी ना कि मुझे 9 लाख मंगा दे रहे, ठीक है, तो दिक्कत ही हो जाएगा। बेरोजगार का कोई नहीं होता है। यदि आप में परित्याग है तो सक्सेस हो जाइएगा, और परित्याग हमेशा, सक्सेस जो है ना हमेशा परित्याग मांगती है, घर का परित्याग मांगती है, दोस्त का परित्याग मांगती है, बीएफ का परित्याग, जीएफ का परित्याग, डीएफ जो भी हो, एक्स वाई जेड, यह सब का परित्याग मांगती है। समझ में आ रही है बात? यदि आपसे कोई मुंह मोड़े तो आप भी मुंह मोड़ लीजिए अभी, जब तक कि सक्सेस ना हो, ठीक है। तो यह बात को आप अच्छा से मान लीजिए, और कल की क्लास में क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।